हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लॉन्च करने वाले हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये जो है हमारा लेक्चर बहुत डिफरेंट है, लोगों के लेक्चर से बहुत ज्यादा डिफरेंट है जो मार्केट में अवेलेबल हैं। क्यों? क्योंकि मैं क्या काम करूंगा, पूरा एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस होंगे पूरा सॉल्व करूंगा। एक तरीका बताऊंगा, एक क्वेश्चन लूंगा, एक क्वेश्चन से सारे मेथड्स डिस्कस कर दूंगा। दूसरी बात ये है, हमारे जो ये लेक्चर के अंदर स्पेशलिटी क्या रहेगी कि जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए होंगे सबको डिस्कस करूंगा। जितने भी टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आए हुए हैं, 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क, 5 मार्क्स, जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं सबके सब एग्जाम में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं सबको डिस्कस करूंगा। एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस करूंगा और एक स्मार्ट मेथड से बताऊंगा। ये नहीं ग्राफिकल मेथड को अलग 2 घंटा बता रहा हूं, फिर एलिमिनेशन को अलग बता रहा हूं, ऐसा कुछ नहीं। एक स्मार्ट तरीके से चैप्टर को एक वीडियो में समेट देंगे। एक वीडियो के अंदर पूरा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल आराम से खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मैंने उसका एक तरीका अपनाया है, कॉन्सेप्ट मैप बनाया है कि आपको क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा, सारी चीजें डिस्कस करता हूं। जस्ट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में स्टार्ट करता हूं पहले, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को समझने के लिए थोड़ा माहौल बनाता हूं। उसके बाद फिर क्या है, एक जो है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लूंगा और उससे पूरे सारे मेथड, सारे तरीके बता दूंगा एक ही क्वेश्चन से, और फिर जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं उसको डिस्कस करूंगा और उसके बाद जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं सब पूरा बता दूंगा। टेंशन मत लो, कितने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, क्या एम है हमारा, कितने मेथड्स होते हैं करने के लिए, सबको हमने एक जगह पे बना के रखा है। जस्ट मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूं कि भाई कोई भी हमने पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, या आप जाने दो यार नहीं पढ़े थे, चलो अभी तो पढ़ लो। कोई भी आपने सिंपल सा पढ़ा हुआ है, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ax प्लस b बराबर 0 तो इसको बोलते हैं पॉलिनोमियल विद डिग्री 1। इसको डिग्री 1 बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब कभी भी किसी वेरिएबल पर जो पावर है, जो एक्सपोनेंट है, जो डिग्री है वो 1 होता है तो इसका नाम होता है बेटा लीनियर इक्वेशन इन कितना 1 वेरिएबल। देखो ना ये कितना वेरिएबल है इसके अंदर, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। तो ये कितने वेरिएबल में है भाई, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है। और अगर कोई एक्सप्रेशन ऐसे लिखा जाए, बहुत सिंपल सा आपको मालूम है कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, तो इसको हम लोग बोलते हैं ये भी लीनियर इक्वेशन है। चूंकि x पे पावर 1 है, y पे पावर 1 है, डिग्री 1 है, 1 होने से लीनियर ही होगा, लीनियर इक्वेशन ही होगा, LE मतलब लीनियर इक्वेशन ही होगा। लेकिन इसके अंदर कितने वेरिएबल्स हैं, इन 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल्स हैं, इसलिए इसका नाम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हो जाएगा। बेटा अगर कोई इक्वेशन ऐसे लिखी हो, बहुत सिंपल सी बात है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0 लिखा हो तो इसके अंदर भी क्या है, पावर जो हमारा डिग्री है वो 1 है, इसलिए जब डिग्री 1 होता है तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 होता है तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिग्री अगर 3 होता है तो बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। तो ये सब तो आपने पढ़ा है। डिग्री 1 है, लीनियर इक्वेशन तो है, ये पक्का है, लेकिन कितने वेरिएबल्स हैं, 1 2 3 एक्स वाई जेड मतलब 3 वेरिएबल्स। तो ये तो एक बेसिक सी बात है, इसमें कुछ खास नहीं है। आपको अपने सिलेबस में ये चैप्टर के अंदर क्या पढ़ना है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो 2 वेरिएबल्स वाला ही आपके सिलेबस में है, आपको ये पढ़ना है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, बट इसका पेयर पढ़ना है, ये सब नहीं पढ़ना है। ये तो मैं बताने के लिए बता रहा था बेसिक सी चीजें, ठीक है। आपको पढ़ना है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 एक और ले लें। अब भाई इसका नाम दे दिया जाए, क्या 1 इसका, ये 1 दे दिया जाए, इसका ये 1 और ये इक्वेशन 2 है, 2 ये इक्वेशन 2 मान लो, ये 1 मान लो। जब 2 चीजें एक साथ में रहती हैं तो उनका नाम क्या कहलाता है भाई, उनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं पेयर। तो ये हो गया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, LETV मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स कब होगा, जब 2 इक्वेशन एक साथ में हो। कौन सी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अगर 2 एक साथ में लिखी जाए तो उनको हम लोग बोलते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो आपका टारगेट क्या है भाई, आपको पढ़ना क्या है, चैप्टर का नाम देखो ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो आपको पढ़ना है पेयर्स ऑफ
पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, मतलब कभी भी अकेले इक्वेशन नहीं देखोगे, हमेशा दो इक्वेशन देखोगे। तो दो इक्वेशन देखोगे तो क्या एम रहेगा, मैं आपको बताता हूं। पहले एक बात इसका टर्म बता दूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एक दूसरा नाम भी है, उसको हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन। साइमल्टेनियस इक्वेशन, तो इस इक्वेशन का नाम साइमल्टेनियस इक्वेशन भी होता है, या पेयर बोल दो, सिंपल सा लगता है। पेयर मतलब दो जोड़ी, तो दो इक्वेशन एक साथ में रहती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई इक्वेशन से लिखा रहेगा 2x + 3y + 5 = 0, लिखा रहेगा x + 9y + 15 = 0, सपोज ऐसे लिखा रहेगा, कोई इक्वेशन लिखा रहेगा। तो बार बार एक इक्वेशन नहीं लिखा रहेगा, हमेशा दो इक्वेशन लिखा रहेगा, एक और दो, पेयर रहेगा हमेशा। तो ऐसी इक्वेशन का नाम, ये तो जनरल फॉर्म हो गया, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं। ए बी सी की जगह पर कुछ भी वैल्यू रख दो, और ये हमारा हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का पेयर है। तो बार बार ऐसी इक्वेशन हमेशा देखने को मिलेगा, ठीक है, ये चैप्टर के अंदर। तो हमारा एम पता चलेगा, हमारा टारगेट पता चला कि कैसे लीनियर इक्वेशन तो रहेगा, लेकिन क्या रहेंगे, वो पेयर में रहेंगे, ये बात क्लियर हुआ। उसके बाद हमारा यहाँ पे टारगेट क्या रहेगा यार, ये इक्वेशन से हमारा टारगेट क्या होगा। तो टारगेट ये रहेगा कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बताना रहेगा, एक्स और वाई की वैल्यू बताना रहेगा। यहां पे लिख दिया मैंने, एम क्या है आपका, एम है भाई सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आपको सोल्यूशन निकालना है, सोल्यूशन मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यू निकालना रहता है। दो इक्वेशंस रहेंगे, दो वेरिएबल्स हैं, तो उनका सोल्यूशन निकालना रहेगा, तो उसको बोलते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, या सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। उसके बाद उसके नेचर को बताना रहेगा कि वो जो इक्वेशन है आपस में, लीनियर इक्वेशन तो आपने पढ़ा ही भाई, कि आपने पढ़ा है पॉलिनोमियल में लीनियर होंगे तो हमेशा क्या स्ट्रेट लाइन कोई ना कोई बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो सवाल ये रहेगा कि भाई आपको बताना रहेगा कि इनका नेचर कैसा होगा, ये आपस में कट करेंगे या आपस में दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, या एक ही लाइन पर दूसरी लाइन कोइंसिडेंट कर जा रही है क्या, प्रॉब्लम है क्या। मतलब इसमें बताना रहेगा कि एक ही लाइन में क्या कोइंसिडेंट कर जा रहा है, मतलब कोइंसिडेंट बोलेंगे, या पैरेलल है या इंटरसेक्ट कर रहा है, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, ऐसे देखकर बताना होगा। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे, नो सॉल्यूशन होगा, या कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे चीज इसके नेचर के बारे में बताना रहेगा। तो ये चीज हम पढ़ेंगे। सवाल ये है कि सर कैसे इसको बताओगे, सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। सर डोंट वरी बेटा, यहां पे लिखा हुआ है मेथड्स, दो मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड्स और एल्जेब्रिक मेथड्स, ठीक है। ग्राफिकल मेथड में सिर्फ एक ही ग्राफिकल मेथड आपको बताऊंगा, और ग्राफिकल मेथड से नेचर भी बताऊंगा, कैसे पता चलेगा ये इक्वेशन की वैल्यू हमें निकालनी हो, ठीक है, सॉल्यूशन निकालना हो और इसका नेचर बताना हो, ग्राफिकल मेथड से बताऊंगा मैं। एक दूसरा अलजेब्रिक मेथड आपके सिलेबस में है। अलजेब्रिक मेथड में सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और मैं यहां तक कि शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको, ऐसे फटाफट आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है अलजेब्रिक मेथड से जितने भी हैं, ये तीन टाइप्स हैं, और ये ग्राफिकल एक अलग, उससे आपको ये सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और नेचर भी मिल जाएगा। तो मैं ग्राफिकल से भी नेचर बताऊंगा और अलजेब्रिक मेथड से भी नेचर बताऊंगा और उनका सॉल्यूशन निकालने का तरीका बताऊंगा। बहुत आसानी से एक ही क्वेश्चन में लेने वाला हूं, और एक क्वेश्चन से पूरा मेथड एक ही क्वेश्चन के अंदर समेट दूंगा। कोई भी जो है आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन लूंगा, ओके। उसके बाद टेंशन मत लेना, फिर जितना भी ग्राफिकल मेथड पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन है, जैसे आपके बुक में जो क्वेश्चन है 3.1 एक्सरसाइज और एक्सरसाइज 3.2, ये ग्राफिकल मेथड पे है, पूरा डिस्कस करूंगा। सब्स्टिट्यूशन ये जो हमारा एक्सरसाइज 3.3 पे है, और एलिमिनेशन 3.4 पे है, और आपका क्रैमर्स यानी जिसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ये एक्सरसाइज 3.5 है, और एक और एक्सरसाइज है 3.6 जिसको हमने यहां पे लिखा है रिड्यूसिबल इक्वेशन। क्योंकि क्वेश्चंस कितने तरीके से आते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, एक इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस जो डायरेक्ट इक्वेशन ऐसे दे रखेगा और आपको बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई और फाइंड द नेचर। ऐसे नेचर से रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं वो 1 मार्क 2 मार्क के ज्यादा आते हैं। उसके बाद जो वैल्यू निकालने के लिए बोलता है सोल्यूशन, वो 3 मार्क्स या 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये आपको पूरा मैं बताने वाला हूं, टेंशन मत लो। तो सबसे पहले इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे,
दूसरा जो हमारा वर्ड प्रॉब्लम आएगा, मतलब क्या है, प्रॉब्लम ऑन एज, प्रॉब्लम ऑन नंबर, ठीक है, प्रॉब्लम्स ऑन वेलोसिटी, बहुत डिफरेंट तरीके से प्रॉब्लम्स होंगे। उसमें क्या करेगा, वो बोलेगा, वो क्या वर्ड में लिखेगा कि ठीक है, द एज ऑफ सुमित इज 9 ईयर, ठीक है, मोर देन एज ऑफ रशिका, कुछ भी ऐसे दे रखेगा फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपको क्या करना रहेगा, पहले इक्वेशन बनाना रहेगा, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो वो वर्ड प्रॉब्लम से लोग डरते हैं बहुत ज्यादा। आपको ऐसी चुटकियों में खेल दूंगा मैं वर्ड प्रॉब्लम, टेंशन मत लेना। जितने भी आए हुए सब पूरा डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। एक ही वीडियो में सारी कहानी खत्म होने वाली है। उसके बाद जो एक और टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आता है जिसको बोलते हैं रिड्यूसिबल इक्वेशंस। रिड्यूसिबल क्या होता है भाई, कि एक्सरसाइज 3.6 में जब आप जाओगे देखोगे तो वहां पे रिड्यूसिबल मतलब डायरेक्ट ऐसे इक्वेशन नहीं दे रखेगा लीनियर इक्वेशन, बल्कि उसको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में बनाना रहेगा, चेंज करना रहेगा आपको। ये डायरेक्ट लीनियर इक्वेशन नहीं मिलेगा आपको, उसको चेंज करना रहेगा, थोड़ा सा एज्यूम करना होगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिमाग लगाओगे, रिड्यूसिबल के साथ भी खेल दोगे, आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही आपके चैप्टर में है। क्या काम करना है भाई, सोल्यूशन निकालना है, नेचर बताना है। 2 मेथड से उसको मैं एक ही क्वेश्चन में सारा बताने वाला हूं। और कितने तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, एक डायरेक्ट बेस्ड, एक वर्ड प्रॉब्लम और एक रिड्यूसिबल जो है इक्वेशंस पर, मतलब कुछ आपको थोड़ा दिमाग अलग लगाना पड़ेगा एक्स्ट्रा। उसके बाद फिर ये जनरल फॉर्म में लेके आएंगे और इक्वेशन और आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल दोगे, नेचर उसका बता दोगे, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो चलिए यार बिना टाइम पास किए हुए हम क्या काम करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं और उसको पूरे सारे मेथड से बताता हूं मैं। कोई इक्वेशन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन ले लेता हूं, डायरेक्ट बेस्ड, और उसका सॉल्यूशन बताता हूं, उसका नेचर बताता हूं बाय ग्राफिकल मेथड और बाय अलजेब्रिक मेथड, सारा मेथड से बताता हूं। उसके बाद फिर एग्जाम में कितने क्वेश्चंस आए हैं 1 by 1 डिस्कस करूंगा। 1 मार्क, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स पूरा डिस्कस करूंगा 1 by 1। उसके बाद एक्सरसाइज लूंगा, ये आपका 3.1, 2, 3, 4, 5, 6 सब चैप्टर एंड। ठीक है, ये होगा डिफरेंट। एक ही लेक्चर में सारा क्या होगा, एक क्वेश्चन को सारे मेथड से करूंगा। दूसरी बात, एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आए वो भी हो जाएगा। तीसरी बात, आपके एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस आए वो भी हो जाएगा। मार्केट में सीधा बुक का लेके ढूंढना, मिलेगा तो बताना अगर इस तरीके से एक वीडियो में सारी चीजें इतना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर फॉर्म में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कोई एक क्वेश्चन लेता हूं, आपका डायरेक्ट कंपटीशन का क्वेश्चन उठाता हूं और उसी से सारा मेथड में क्लियर कर दे रहा हूं सारा चीज। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, क्या हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय ग्राफिकल मेथड। क्या आया हुआ है भाई, क्वेश्चन आया हुआ है 2019 में, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई बाय ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड जो कि आपके सिलेबस में सबसे पहले क्या है भाई, आपके बुक में सबसे पहले ग्राफिकल मेथड है, इसलिए मैंने ग्राफिकल वाला क्वेश्चन उठाया है। लेकिन मैं सारे मेथड से करूंगा, अलजेब्रिक मेथड में जितने हैं सबसे करूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या है भाई, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, मतलब एक ही नहीं रहेगा, एक और इक्वेशन रहेगा। एक इक्वेशन और क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है, मैं बोला ना दो इक्वेशन हमेशा रहेगा, इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नाम ही है ना, लीनियर इक्वेशन है, पावर 1 है, सब पे डिग्री 1 है, इसलिए लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, अब इसको आपके एग्जाम में 2019 में आया हुआ है कि इस x और y की वैल्यू बताओ ग्राफिकल मेथड से। और आपको एक तसल्ली के लिए बता दूं, सेम क्वेश्चन 2010 में भी आया हुआ है, सेम क्वेश्चन, लेकिन वहां पर बोला है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ट्रायंगल। अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2010 में यही सेम क्वेश्चन आया हुआ है, लेकिन थोड़ा सा इसके अंदर एक्स्ट्रा चीजें जो है ऐड कर दिया है। जब मैं पहले नॉर्मल बता दूंगा, अभी जब ग्राफ बनाऊंगा तब मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन क्या आया है बदल कर, यही सेम क्वेश्चन बदल कर भी आया है। ठीक है, और ये आपके बुक में भी दे रखा है पेज नंबर 50 में। ठीक है, आपको पेज नंबर 50 में भी ये क्वेश्चन दिखेगा। एक्सरसाइज, ये आपका एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 आपका एक्सरसाइज
3.2 का क्वेश्चन नंबर जो है वो 7, ये भी एकदम सिमिलर है और वही 2010 में आया हुआ है पूरा। तो मैं पहले इसको आपको सिंपल तरीके से बताता हूं। तो ये एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में 2019 में आया है, 2010 में भी आया है। मैं सॉल्व करता हूं 1 बाय 1, आराम से समझ लो। मतलब ये एक सिंपल सा क्वेश्चन नहीं मैंने लिया, एक आपके एग्जाम में क्वेश्चन लिया हुआ है और वो चीज आया हुआ है, मैं उसको बताता हूं। अभी देखना सारे मेथड से कितना आसानी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा है वो ग्राफिकल मेथड से। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्राफिकल मेथड से, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। बहुत आसान है, सिंपल तरीका, सिंपल मेथड, सब आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही डिक्टो फॉलो कर लो। ग्राफिकल क्वेश्चन कभी भी कोई भी क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में आएगा तो आपको करना क्या रहेगा, सबसे पहले यहां पे लिखना रहेगा सॉल्यूशन और ये इक्वेशन पहले लिखनी रहेगी। टेबल बनाना होगा x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। एक इक्वेशन इधर लिख लेना और एक इक्वेशन ऐसे इधर लिख लेना, -12 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन इधर लिख लेना, दो इक्वेशन लिख लिया। अब क्या काम करना, टेबल बनाना होगा। हमेशा याद रखना, जैसे मैं बता रहा हूं डिक्टो फॉलो कर लो, कहानी खत्म हो जाएगी। ऐसे ही डिक्टो टेबल बना लेना इधर, ठीक है। कितने लाइन भाई, 1 2 3 और इधर भी 1 2 और इधर भी 1 2, बस सिंपल। अब यहां पे क्या काम करना होगा, जैसे ग्राफिकल मेथड का मैं सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, सिंपल एक बहुत स्लो तरीके से बताऊंगा। बाद में थोड़ा सा स्पीड को क्या करूंगा, एक्सेलरेट करूंगा, आगे बढ़ाऊंगा स्पीड को। तो पहले यहां पर x ले लिया, यहां पर y ले लिया और यहां पर x और y कोऑर्डिनेट ले लिया। यहां पर x, यहां पर y और यहां पर x और y कोऑर्डिनेट। अब क्या काम करना होगा, ये इक्वेशन 1 है हमारी, ये इक्वेशन क्या है भाई 2 है। अब क्या काम करोगे आप, पुट करना, कोई भी आपका जो दिल करे x की वैल्यू वो रख सकते हो। आपको कोई भी टेंशन नहीं है, जो x की वैल्यू आपका दिल करे वो रख सकते हो। थोड़ा दिमाग लगा के रख सकते हो कि यार कौन सी वैल्यू ले जो आसानी से निकल जाए, ये सब डेसिमल विस्मल ना है, टेंशन ना रहे कुछ। तो मान लो मैं y की वैल्यू अगर 1 ले लूं तो x की वैल्यू 0 आ जाएगी। चलो जाने दो यार, मैं अगर x की वैल्यू 0 ले लूं, ऐसा सिंपल दिख रहा है, तो x की वैल्यू मैंने 0 ले लिया। तो x की वैल्यू अगर 0 ले लूं तो आपको मिलेगा 0 माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0। तो मतलब y प्लस 1 बराबर 0, तो y माइनस वाई इज इक्वल टू -1। देखो ना, ये इधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, ये -1 है, इधर जाएगा तो -1, माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर 1 आ जाएगा, सिंपल। तो जब हमने x बराबर 0 लिया तो y बराबर ऑटोमेटिक 1 आ गया। बहुत ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसमें, ज्यादा मगजमारी नहीं, बहुत बचकाना सा है। और आप पहले से इसको 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़ रहे हो, पॉलिनोमियल में पढ़े हो, बहुत सिंपल है यार। उसके बाद पुट, फिर से आप कोई और y बराबर 0 ले लो यार, सिंपल। कौन जाए ज्यादा मेहनत करने, कुछ भी आप वैल्यू ले सकते हो। सपोज पुट y इज इक्वल टू 2 ले लो, y इज इक्वल टू 2 लेकर दिखा दे रहा हूं, 0 भी ले सकते हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, x की वैल्यू निकल जाएगी। पुट y इज इक्वल टू 2, मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको सिखा रहा हूं। पुट y इज इक्वल टू 2, तो x माइनस 2 प्लस 1 बराबर 0। अब बताओ खुद, -2 में से +1 चला जाएगा तो -1 हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1 आ गया। बेटा जब x बराबर y बराबर आपने 2 लिया तो x बराबर 1 मिल गया, तो आपको कोऑर्डिनेट मिला 1x मिला और y मिला 2। बस दो ही खाना बनाना है, दो ही टेबल पर, ये आपको दो ही बॉक्स बनाना है बस, और ज्यादा मगजमारी नहीं करना है। सिंपल, यहां पर आ जाओ, x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, पुट x बराबर 0, कोई टेंशन नहीं यार, तो 0 पुट कर दिया, तो 0 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो भाई 2y इज इक्वल टू 12, इधर चला जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 2, मतलब 6 आ गया, तो y बराबर हो गया 6। तो x बराबर 0 लिया तो y बराबर हो गया 6, तो आपको मिला क्या कोऑर्डिनेट भाई 0,6। बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या तरीका मैं आपको बता रहा हूं ना, वही फॉलो करना है, वैसे ही करना है, बहुत आसानी से। ये ग्राफिकल मेथड आपको लगेगा यही सबसे आसान है यार, और लोग इसी से डरते हैं। बहुत सिंपल है, आपका 2019 2010 में आया हुआ है, एक्सरसाइज में भी है, अभी आपको दिखा रहा हूं कैसे होना है, ठीक है। आप क्या काम करो यार, फिर क्या काम करो, पुट y बराबर कुछ रख दो,
फिर x बराबर ही आप रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि y बराबर ही रखना है बार बार। x बराबर ही, x बराबर रखोगे y निकालना है, फिर y बराबर रखो x निकालना है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा एक टेक्निक है कि आप क्या करो, पहले x बराबर कुछ रखो, फिर y बराबर कुछ रखो, थोड़ा सा और आसान हो जाता है बनने में, और कुछ नहीं। पुट y बराबर अगर आप 1 रख दो तो y बराबर 1 रखोगे तो ये 12 में से 2 चला जाएगा, नहीं को ये 2 हो जाएगा। y की जगह पर 2 अगर रखा जाए तो 4 हो जाएगा। तो क्या काम करो, ऐसा कोई वैल्यू रखो। देखो क्या काम करना है, एग्जाम्पल में आप सिखा रहा हूं आपको। अगर y की जगह पर आप 1 रख दोगे, मैं आपको समझा रहा हूं, कोई भी वैल्यू आप रख सकते हो, आपको पूरा 100% अथॉरिटी है। y बराबर 1 रखोगे तो 3x प्लस 2 इंटू 1 माइनस 12 बराबर 0, तो 3x प्लस 2 माइनस 12 बराबर 0, तो 3x ये माइनस 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 10 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू 10/3, जो कटेगा नहीं। तो ऐसा मत करना, मतलब ये कटेगा नहीं तो डेसिमल में आ जाएगा तो आपको डर लगने लगता है। हमें कोई टेंशन नहीं है, बट आपको ये थोड़ा डर लगने लगता है। तो आपको जब अपने अथॉरिटी है कोई भी वैल्यू रख सकते हो, तो फिर टेंशन क्या है। ऐसा कोई वैल्यू रखो कि आपस में क्या करें, ये आपस में कट पिट जाए, एक एकदम सिंपल ये स्टैंडर्ड फॉर्म आए, कोई डेसिमल के फॉर्म में कुछ ना आए, ठीक है। उसका एक तरीका अपनाओ। तो y की वैल्यू ऐसा ही रखा करो, या x की वैल्यू, यहां पर जरूरी नहीं कि y की वैल्यू रखो, चाहो तो x की वैल्यू कुछ रख दो। x की वैल्यू अगर यहां पर 1 रख दिया जाए, सपोज x की वैल्यू 1 रखेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, 12 में से 3 चला जाएगा तो 9 माइनस आ जाएगा। तो ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना है, ऐसा कुछ जुगाड़ लगाना है। मान लो x की वैल्यू यहां पर 2 रख दूं, बेटा x की वैल्यू मैं समझाने के लिए बता रहा हूं ताकि आपका दिमाग में तसल्ली रहे कि आपको करना क्या है, जो दिल करे वो रख सकते हो। x की वैल्यू 2 रखोगे तो 3 इंटू 2 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3 2 6 प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर जाएगा, माइनस 12 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो 2y इज इक्वल टू 6, तो y बराबर हो जाएगा 6 डिवाइड बाई 3, मतलब 3 2 6, तो y बराबर 2 आया। तो y बराबर 2 आया अगर x की वैल्यू 2 रखा। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, x की वैल्यू 2 जब रखा तो y की वैल्यू 2 आ गई। क्यों, उसे फायदा अपना क्या होता है ऐसे रखने से, क्योंकि ये सिंपल है, ग्राफ में बताना, एक बॉक्स को मान लिया 1 तो बनाना आसान हो जाता है। अगर आप चाहो तो एक और कोऑर्डिनेट में बता दे रहा हूं, देखो ये सब समझाने का तरीका है, समझने का सिर्फ आपका नजरिया है और कुछ नहीं, बहुत सिंपल होता है। तो यहां पर आ गया 2, 2, बहुत सिंपल। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे 2 रखा, ये 6 हो गया, ये माइनस 6 हुआ, उधर चला गया 2, और कितना ये 2 था, सॉरी ये 2 3 जा 6, यहाँ पे 2 था ना, तो ये कितना आ गया 3 आ गया, तो 2, 3 आ गया, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 3 आ गई, 2, 3 आ गया। ओके, अब उसके बाद अगर से चाहो तो आप x की वैल्यू, सर मैं y की वैल्यू रखना चाहे तो बेटा कुछ भी रखो, 2 बार खाली रखना है, बस 2 बार x की वैल्यू या y की वैल्यू 2 बार पुट करना है अपने हिसाब से। ऐसा रखो कि कुछ कोऑर्डिनेट जनरल फॉर्म में मिल जाए, ऐसे नंबर मिल जाए, ठीक है, डेसिमल डेसिमल ना रहे। तो मैं y की वैल्यू 0 रख दूं यार, पुट y बराबर 0, y इज इक्वल टू 0 रख दिया, तब भी पूरा कट जाएगा। 3x प्लस 2 इंटू y बराबर 0 माइनस 12 बराबर 12 इज इक्वल टू 0, तो अब ये आसानी से निकल जाएगा। 3x माइनस 12 इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू 12, तो x बराबर हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 3, मतलब कितना 4 आ गया। तो अगर आप y की वैल्यू 0 रख रहे हो तो x की वैल्यू 4 आ जा रही है, तो 4, 0 हो जा रहा है। तो ऐसे 2 ही कोऑर्डिनेट निकालना है। मैं तो आपको सिखाने के लिए बता दिया कि कुछ भी आपकी मर्जी से रख सकते हो, समझाने के लिए मैंने बताया। एक क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझाऊंगा, मैंने बोला था, तो ऐसे आपको करना है। जब ये टेबल रेडी हो जाए, अपनी मर्जी से, जरूरी नहीं है कि ऐसे ही करो, अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हो। चाहो तो आप y बराबर 0 रख देते तो x बराबर -1 आ जाता, फिर भी 100% आंसर सेम आएगा, कोई टेंशन नहीं लेना है। अब क्या काम करना है, सिर्फ जनरली आपको ग्राफ बनाना है, ठीक है। क्या करना है भाई, एक ग्राफ बनाना है, एक ग्राफ रेडी करो, उसमें उसको शो करना है, ठीक है। ये हमने क्या किया, एक ग्राफ बनाया भाई, सिंपल एक ग्राफ बना लिया, और उस ग्राफ में जा रहा हूं इसको शो करने, पूरा बहुत आसानी से हो जाएगा। इसका नाम है y, इसका नाम है x, ये है -x और ये है -y,
और ये है -x। बस अब आपको पहले टेबल को टारगेट करना है। बेटा सबसे पहले यहां पे लिख दो, ये है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये है 3। x पर ज्यादा से ज्यादा कितना दूर जाना है ये देख लो, यहाँ पे ज्यादा ज्यादा 4, x ज्यादा ज्यादा 4 जाना है, तो ये हमने लिख दिया 4। बस जितना जाना उतना ही लिखा करो, क्योंकि x पे चेक कर लिया करो ज्यादा ज्यादा कितना जाना है 4, y पे ज्यादा ज्यादा कितना जाना है 6, y पे जाना है 6, तो 1 फिर 2 फिर 3 4 5 6 7 ऐसे लिख दिया। लेकिन ज्यादा ज्यादा कितना जाना है 7, 6 तक जाना है, ठीक है। उसके बाद ये ग्राफ रेडी, कहीं पे माइनस वाले से कुछ माइनस नहीं दिख रहा है तो माइनस वाले लिखने की जरूरत ही नहीं, टाइम पास है फालतू में, ठीक है। ये हमें लिखने की जरूरत नहीं है, अपना टाइम पास करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि कहीं भी माइनस नहीं है तो माइनस वाला माइनस होता तो -1 -2 -3 या -1 -2 -3, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि हमें कहीं भी माइनस नहीं दिख रहा है, ठीक है। ये ग्राफ से पता चल जाएगा, उसके हिसाब से हम नंबरिंग कर लेंगे। अब उसके बाद सिंपल मेथड, क्या काम करना है, x की वैल्यू जब 0 लेनी है तो y की वैल्यू 1 लेना है। x की वैल्यू 0, बेटा ये 0 पॉइंट है, तो y की वैल्यू 1 लेनी है। तो जहां पर वैल्यू लेनी होती है ना, ये तो हमारा 0 0 होता है, ये तो कुछ टेंशन ही नहीं। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1, 0 और y की वैल्यू 1, तो यहां पर ऐसे निशान लगा दोगे बड़ा सा समझने के लिए। अब देखो x की वैल्यू 1 लेनी है जब, तो y की वैल्यू 2 लेनी है, यहीं पे देखना है, यहां पे देखना है। x की वैल्यू 1 लेनी है तो y की वैल्यू 2 लेनी है। x की वैल्यू अगर 1 लेनी है तो y की वैल्यू 2 लेनी है। अब सोचोगे सर इसको भी ऐसे डार्क करूं, इसको भी डार्क करूं क्या? नहीं बेटा, ऐसा नहीं करना, वही तो गलती है, वही अक्सर लोग गलती करते हैं। x की वैल्यू 1 लेनी हमने यहां बढ़ाया है, y की वैल्यू भी 1 लेना है, तो ये हमने ये ले लिया। देखो ना, y की वैल्यू कितना लेना है, y की वैल्यू 2 लेनी है, तो y की वैल्यू 2 लेनी है, तो ऐसे बढ़ाओगे, इसको इधर बढ़ाओगे और इसको इधर बढ़ाओगे, और जहां पर मिलेंगे ना उसको आप क्या करोगे, उसको डार्क करोगे, डार्क पॉइंट करोगे। x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, तो किसको, इसको डार्क नहीं करना है, गलती अक्सर करते हैं ये, इसको डार्क नहीं करना है। आपको डार्क कौन सा करना है, x की वैल्यू 1 तो आगे की तरफ बढ़ाओगे, y की वैल्यू 2 ऐसे आगे की तरफ बढ़ाओगे, जहां पे वो मिल जाएंगे उसको डार्क करना है। यहां पर क्यों मैं ऐसा नहीं किया, क्योंकि x की वैल्यू 0 थी, तो 0 तो यहां पर कहीं जाऊंगा नहीं, आगे किधर बढ़ूं, इधर बढ़ूंगा आगे, और y की वैल्यू तो कहीं आगे है ही नहीं, यहीं पे डायरेक्ट यही पॉइंट ही मिल गया, ये तो डायरेक्ट पॉइंट यही सेम मिल गया, कोई आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि x की वैल्यू 0 ही थी तो हमें कुछ आगे मूव ही नहीं किए। अगर x की वैल्यू 2 होती, y की वैल्यू कुछ होता, तो यहां पर डार्क पॉइंट मिल जाता। अब ये दोनों पॉइंट वैसे भी दिमाग में रखना, दोनों एक लाइन में मिलेंगे, उन दोनों लाइन को मिला देना, सिंपल तरीका। ये दोनों डार्क पॉइंट को आप क्या करना रहेगा भाई, मिलाना रहेगा, बस डार्क पॉइंट को इनको मिला दिया। अब इसका नाम लिख देना x माइनस y प्लस 1 बराबर 0, ये मिल गया, कहानी खत्म। पहला मिल गया, पहला हमारा काम हो गया। दूसरे में आ जाएंगे, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6 जाना है। x की वैल्यू 0 मतलब यहीं पे कहीं नहीं जाना है, लेकिन y की वैल्यू 6 जाना है, तो इसको बड़ा सा डार्क कर देना, क्योंकि x की वैल्यू कितना है 0, तो यहीं पर हुआ, कहीं जाना ही नहीं हुआ, और y की वैल्यू 6, तो यहां पर डार्क कर देना एक। अब इसी के लाइन में कहीं ना कहीं आने वाला है दूसरा पॉइंट। अब देखो x की वैल्यू 2 ले लो तो y की वैल्यू 3 होना चाहिए, ये x है, x की वैल्यू 2 ले लिया, जैसे सिर्फ निशान लगाया, तो y की वैल्यू कितना होना चाहिए 3, देखो ना y की वैल्यू कितना होना चाहिए 3, तो ये 3 है। अब सोचोगे बेटा ये डार्क करना है, ये डार्क करना है, बिल्कुल नहीं, दोनों नहीं करना है, इसको ऐसे आगे बढ़ाना है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो x वाले को ऐसे आगे बढ़ाना है, y वाले को ऐसे आगे बढ़ाना है, कहीं ना कहीं ये लोग ऐसे कट करेंगे, ऐसे कट करेंगे, वो जहां पर कट करेंगे ना उसको डार्क पॉइंट करना है, याद रखना, जब कट करेंगे उसको डार्क पॉइंट करना है। ये मत ध्यान दो, इसका तो मैंने बता दिया, ये आपको देखो, ये और ये इधर, इसको आगे बढ़ाया आपने और ये यहां पर कट किया, जहां पर कट करेंगे उसको डार्क करना है। अब ऑटोमेटिक मैंने बोला था इसके ही लाइन में ये इक्वेशन होगी 100%, मैंने बोला था ये चीज कि इसी के ही लाइन में ये डार्क पॉइंट मिलेगा। अब इसको आपस में दोनों को मिला लेना, ठीक है, सिंपल, तो इस तरीके से ये मिल जाएगा डार्क पॉइंट, बस कहानी खत्म। क्यों? क्योंकि ये इक्वेशन हमारी है भाई 3x प्लस 2y, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 है।
अब कुछ नहीं करना होगा, ये जो पॉइंट जहां पर मिल रहा है ना वही तो वैल्यू हो गई, यही हमारा वैल्यू हो गया। कौन सा भाई, ये तो हमने निशान लगाया था सिर्फ समझाने के लिए आपको, ठीक है, ऐसे निशान लगाया था, इसको मिटा दो, चाहो तो बाद में इरेज कर दो, क्योंकि ये तो सिर्फ बताने के लिए था। देखो आपको आंसर क्या हुआ, जो कटिंग पॉइंट होता है ना वही आंसर होता है। ये जो कट किया है ये कौन सा है, x की वैल्यू वहां पर 2 है और y की वैल्यू वहां पर कितना है, 3 है। याद रखना जो कट पॉइंट होता है उस पे देखो नीचे x की वैल्यू कितना है 2 और y की वैल्यू कितना है 3, आंसर आ गया 2,3। तो सोल्यूशन ऑफ x एंड y, ये जो मिला वैल्यू ऑफ x एंड y, तो आंसर आपका आ गया, आंसर आ गया x इज इक्वल टू क्या, 2x बराबर 2 और y बराबर आपका आ गया 3। बहुत सिंपल तरीके से करना होता है। ये आपका आंसर आ गया बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्यूशन। अब मैं एक चीज एक ही इसी के साथ एक चीज और बताना चाहता हूं, नेचर। अभी नेचर कैसे पता चलेगा, ये तो आपको क्लियर हो गया ना भाई, बहुत सिंपल तरीके से। मैंने तो इसको लिया ही नहीं, क्यों, अभी लेकर दिखा दूं। अगर x की वैल्यू कितना लोगे, x की वैल्यू 4 लोगे तो y की वैल्यू 0 होना। तो ये क्या, ऐसे ये ग्राफ हमने सही से नहीं बनाया, ऐसे ही ये पूरा ऐसे इसको टच करके जाता 4 को, ये सच में क्या करता, पूरा 4 को टच करके ऐसे जाता। तो ये बार बार आप 2 ही पॉइंट ले लिया करो, 2 पॉइंट से आंसर आ जाया करेगा तो काम हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 आ गई। बहुत आसानी से ये ग्राफिकल मेथड से आपको समझ में आ सकता है, क्वेश्चन आराम से हो सकता है। उसके बाद अब यहां पे नेचर कैसे है, ये इक्वेशन की जो वैल्यू आई, ये दोनों लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये जो थे, इनकी जो वैल्यू आई सिर्फ x की एक ही वैल्यू आई 2 और y की वैल्यू 3 आई। इसको बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, यूनिक सोल्यूशन। तो अब ग्राफिकल से नेचर कैसे बताओगे, मैं यहां पे बता दे रहा हूं, इसको मिटा दे रहा हूं, ठीक है, इसको मैं इरेज कर रहा हूं और यहां पर बता रहा हूं आपको कि नेचर कैसे पता चलेगा। तो ग्राफिकल से नेचर आपको बहुत आसानी से पता चलेगा। भाई आपके पास सामने ग्राफ बना हुआ है, वैल्यू तो मिल गई, सोल्यूशन मिल गया, मैंने बोला था एक ही साथ दोनों काम करूंगा, मैं नेचर भी बताऊंगा। तो अब ये आपके पास सामने ग्राफ है, x ये ऐसे कट किया, तो कट किया तो हमेशा एक ही वैल्यू मिलेगा, उसको इसीलिए हम लोग बोलते हैं यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलते हैं बेटा, अगरचे आपस में 2 लाइन आपस में, लाइन 1 लाइन 2 अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वहां पर यूनिक सोल्यूशन उसको बोलेंगे, या इंटरसेक्ट अगर हो रहा है तो यूनिक सोल्यूशन, या कंसिस्टेंट बोलेंगे, कंसिस्टेंट बोलेंगे, ये कंसिस्टेंट कर रहा है, ठीक है। और अगर ऐसा भी हो सकता था सिचुएशन कि ये लाइन के पैरेलल में ये लाइन चली जाती, कभी ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि एक लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल हो जाती, तब तो भाई ये तो सीधा सीधा क्या है, पैरेलल है। अगर पैरेलल है बेटा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये पैरेलल आ गया तो कभी भी इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन होता है। एक ही साथ पूरा बात समझ लो, पूरा एक ही क्वेश्चन को मैं बोला ना सारे मेथड से कराऊंगा। तो अगर कहीं इत्तेफाक से ये लाइन बनाने के बाद, ग्राफ बनने के बाद ये पैरेलल चले जाते, तो इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलल, मतलब नो सोल्यूशन, या इनकंसिस्टेंट बोलते, कंसिस्टेंट। याद रखना इस बात को। अगर इंटरसेक्ट किया तो यूनिक सोल्यूशन और कंसिस्टेंट होगा, पैरेलल हुआ अगर 2 लाइन तो उसका नो सोल्यूशन होगा, इनकंसिस्टेंट होगा। दिमाग में रखना, सिर्फ ग्राफिकल से, बाकी अलजेब्रिक मेथड से और आसानी तरीके से पहले ही बता दोगे, बिना सॉल्व किए, बिना ग्राफ बताए हुए। टेंशन ना लो, बिंदास रहो। लेकिन 3 मार्क्स 5 मार्क्स के लिए आ जाता है, चेक करो कि भाई कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो बनाना रहेगा, बनाने के बाद देखना रहेगा। उसके बाद कहीं ऐसा भी हो सकता था कि एक लाइन है और दूसरी लाइन भी उसी को इंटरसेक्ट कर गई, दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर चढ़ जाती। एक लाइन है और यही लाइन इसके ऊपर भी सेम बन जाती, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट। कोइंसाइड कर गई ना, तो कोइंसिडेंट, तो मतलब कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक चढ़ गई, और तब कोइंसिडेंट जब कर जाएगा तो हर जब मैच जहां पे जो कट करता है, कट वाला उसका सोल्यूशन होता है। जब कोइंसिडेंट कर जाएगा तो हर एक जगह पर उसकी वैल्यू होगी, तो इसलिए इसकी हो जाएगी बहुत ज्यादा वैल्यू, तो क्या हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन।
मेनी सोल्यूशन मतलब यार इसका कोई भरोसा नहीं कितनी ज्यादा सोल्यूशन हो जाए, तो इसलिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, बहुत ज्यादा सोल्यूशन हो जाएगा इसकी, बहुत ज्यादा एक्स और वाई की वैल्यू होगी, और इसलिए इसको हम लोग कंसिस्टेंट बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं, इसको भी कंसिस्टेंट बोलते हैं। अगर वैल्यू होगा चाहे यूनिक हो चाहे मेनी हो तो हम लोग उसको कंसिस्टेंट बोलेंगे। अगर सोल्यूशन ही नहीं हो, पैरेलल हो तो मिलेंगे नहीं तो वैल्यू नहीं होगा। जब मिलेंगे वही कट पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई। तो जब मिलेंगे ही नहीं तो वैल्यू नहीं मिलेगा, तो इसको हम लोग इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। ये बात दिमाग में रखना, ग्राफ देखकर चीजों को ऐसे समझ जाना। अब मैं एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन 2010 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 7 करता हूं। सब कुछ वैसे बना रहने दूंगा, उसका वजह क्या है, तभी तो इतना आराम से बताया हूं, क्योंकि इसके अंदर एक और क्वेश्चन छुपा हुआ है, एक जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन छुपा हुआ है। तो मैं इसको इरेज करता हूं, समझ जाना, ग्राफ को देखकर चीजों को बहुत आसानी से समझ जाना, ठीक है। अभी क्या है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया हुआ है, सेम ग्राफिकल मेथड से क्या लिखा है, बाय ड्राइंग ग्राफ, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, सेम 2010 में यही क्वेश्चन आया हुआ है, पेज नंबर 50 का, ठीक है, ये पेज नंबर 50 है भाई, पेज नंबर 50 पे ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.2 का भाई क्या दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, सेम इक्वेशन दे रखा है, और क्या बोला है, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, सॉरी, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस। तो वो जो वर्टाइसेस हैं, ये इसको वर्टाइसेस बोलते हैं, ये वर्टाइसेस है, ये इसको वर्टाइसेस बोलते हैं। ये हमारा जो ट्रायंगल है वो बोल रहा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन। तो सीधा सीधा एंड शेड द ट्रायंगल रीजन। तो क्या सेम क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन 2010 में आया हुआ है, लेकिन सिर्फ इतना कर दिया है, ड्रॉ द, क्या है भाई, शेड द ट्रायंगल एंड डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स। तो आपको क्या बोल दिया, डिटरमाइन, क्वेश्चन सेम है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स मतलब भाई एक्स और वाई, कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसेस, ठीक है, ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल जो है बन रहा है यहां पर, जो दोनों लाइन के बनने की वजह से जो ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है, देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, कह रहा है इसको शेड करो और इसके वर्टाइसेस भी बताओ, बस इतना बताना है। तो इसको शेड करना है तो शेड कर दिया हमने, उसके बाद बोला इसके वर्टाइसेस बताओ, इसके वर्टाइसेस कौन कौन से होंगे। तो यहां पर बेटा ये इधर कट करेगा, ये है -1, ये -2, -3, -4, -5, ठीक है, ये हमारा 4। तो अब देखो खुद ही यहां पर क्या पॉइंट मिल रहा है, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0, y कुछ है ही नहीं यहां पर, तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 0, यहां पर x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू कुछ भी नहीं है, y की वैल्यू क्या है 0, जब कुछ उठेगा ही नहीं तो y की वैल्यू 0 है। और यहां पर क्या मिला 2,3। तो वर्टाइसेस जो मिले, सिर्फ आंसर में वही डिनोट कर देना था, क्या मिलता भाई हमारा वर्टाइसेस जो मिलते, क्या मिलते आंसर, वर्टाइसेस जो मिलता वो क्या मिलता, एक मिलता 2,3, दूसरा मिलता क्या भाई -1,0, और तीसरा जो हमारा मिलता वो क्या है 4,0। तो वर्टाइसेस ये मिल गए। अब इनका नाम अगर दे दिया जाए ए बी सी ऐसा नाम दे दिया जाए, तो ये हमारा हो गया ए, और ये हमारा हो गया बी, और ये हमारा हो गया सी। इतना आगे सिर्फ थोड़ा सा स्टेप बढ़ा दिया, 2010 में क्वेश्चन पूछा था, 2019 में और आसान कर दिया, ये सब हटा दिया, सिर्फ इतना ही पूछ लिया, सिंपल तरीका, सिर्फ एक्स और वाई की वैल्यू बताओ, ये बताओ। लेकिन 2010 में अच्छा क्वेश्चन है यार, वर्टाइसेस बताना है। वर्टाइसेस मतलब क्या भाई, सारे ट्रायंगल जो हैं उन पे जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, तो वही पॉइंट हमने लिख दिया, वही वर्टाइसेस होता है ट्रायंगल, ठीक है। आपने वहां पे शो कर दिया तब भी आंसर होता, यहां पर अलग से लिख दिया तब भी आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, आपका 2010 में भी सेम। अब क्या काम करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चंस कितने आए हुए हैं उसके बाद फिर, हाँ हम लोग क्या है, ग्राफिकल मेथड अभी हमने किया है, अभी क्या करेंगे, अलजेब्रिक मेथड से यही क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं मैं। तो सेम क्वेश्चन मैं लेता हूं और उसको अलजेब्रिक मेथड से करता हूं, ठीक है। ये तो मैंने एक्स्ट्रा उसके साथ ऐड कर दिया क्योंकि सेम क्वेश्चन था, तो थोड़ा सा अलग मेहनत करने से काम हो गया। तो ये हमारा ग्राफिकल मेथड से ये हमने आंसर ले आया और उसके अंदर एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी एक बता दिया,
ठीक है, अभी हम क्या काम करते हैं, सेम क्वेश्चन को, सेम सब कुछ, अभी इसको अलजेब्रिक मेथड से करता हूं। देखो कितना आसानी से हो जाएगा। अलजेब्रिक मेथड, अभी अलजेब्रिक मेथड का यूज करने वाले हैं। अलजेब्रिक मेथड में सबसे पहला कौन सा मेथड यूज करूंगा भाई, जो आपके सिलेबस में है 3.3 में, सब्स्टिट्यूशन मेथड। कौन सा मेथड? सब्स्टिट्यूशन मेथड। बहुत आसान है, खेल दो खाली बस। आपको आसानी से इत्मीनान से बताएंगे, आपको लगे तो वीडियो को थोड़ा सा क्या है फास्ट करके आप चला सकते हो। सब्स्टिट्यूशन मेथड, अभी क्या काम करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, सबसे पहले ये समझो। हमारे पास इक्वेशन है, वी हैव, इक्वेशन क्या है भाई, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। क्या काम करना है, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। जो आसान इक्वेशन लगे उसमें से x की वैल्यू निकालो, हमेशा ये दिमाग में रखो, या y की वैल्यू निकालो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 सोल्यूशन स्टार्ट हो गया है, याद रखना, सोल्यूशन स्टार्ट है, ये सिंपल है। फ्रॉम इक्वेशन 1 x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, कुछ भी जो दिल करे वो कम कर सकते हो। इसको अगर बॉर्डर पार भेजोगे तो x प्लस 1 इज इक्वल टू, इधर जाएगा तो y हो जाएगा, माइनस वाई है तो इधर जाएगा तो प्लस y हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको हम थोड़ा x की वैल्यू निकालते या y की वैल्यू, मुझे x की वैल्यू से ज्यादा आसान y की वैल्यू लगा, मैं उसको रख दूंगा। y की वैल्यू x प्लस 1 रख दो, यहां पर आराम से आंसर आ जाएगा। इतना आसान सब्स्टिट्यूशन होता है, एकदम बचकाना सा। क्या काम करना है, x या y की वैल्यू कुछ भी निकाल दो। चलो भाई, कुछ लोगों को लग रहा है सर x की वैल्यू, चाहे आप ये इक्वेशन में रख दो, y की जगह पर ये रख दो x प्लस 1, अभी देखो x की वैल्यू निकल जाएगी, फिर y की वैल्यू निकल जाएगी। तो हमने y की वैल्यू यहाँ पे निकाल दी। अरे ऐसे पलट सकते हो ना, y इज इक्वल टू x प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं है। अब यही क्या काम करोगे, पुट y इज इक्वल टू x प्लस 1 इन इक्वेशन कौन सा 2, इक्वेशन 2 में x प्लस 1 के y की जगह पर x प्लस 1 रख दो, बस आंसर मिल जाएगा। तो क्या काम करेंगे, इक्वेशन 2 में 3x प्लस 2, y की जगह पर कितना रखना है, देखो y की जगह पर कितना रखना है, x प्लस 1, तो y की जगह पर x प्लस 1 रखेंगे, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। बस उसके बाद क्या करना है, 3x प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, 2 को 1 से करेंगे 2 हो जाएगा, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब बताओ भाई 2x और 3x कितना हो जाएगा, 5x और 2 में माइनस 12 में से प्लस 2 चलाएगा तो माइनस 10 तो बचेगा ना, तो ये माइनस 10 बचेगा 0, तो 5x इज इक्वल टू 10 इधर जाएगा भाई, तो x बराबर हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5, तो हो जाएगा 5 2 जा 10, तो x बराबर हो जाएगा 2, x बराबर 2। चलो सही है, यानी ग्राफिकल मेथड से जो किए थे वही इधर भी आ रहा है, x की वैल्यू 2। अब क्या काम करोगे, वही x की वैल्यू 2 किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दोगे। तरीका समझे, सबसे पहले या यहीं पे रख दो ना, आपने यहां पे निकाला था ना y इज इक्वल टू x प्लस 1, तो x की जगह पर क्या रख दो, 2 रख दिया करो हमेशा, जो आपने स्टार्ट किया था। तो पुट x इज इक्वल टू 2 कहां पर रखेंगे, इसका नाम दे दीजिए, मान लो इक्वेशन नंबर 3 है, इन इक्वेशन 3 में रख दिया जाए। y इज इक्वल टू क्या है भाई, x प्लस 1 था ना, x की वैल्यू 2 है, 2 रख दिया प्लस 1 3, तो y की वैल्यू 3 आ गई। बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, बहुत आसानी से फिर से बता रहा हूं, पहले 2 इक्वेशन जो दे रखी होंगी उसमें से कोई भी एक इक्वेशन जो आसान आपको दिखे उसमें से x या y की वैल्यू निकालो और वही वैल्यू दूसरे इक्वेशन में रख दो, वहां से एक अननोन की वैल्यू मिल जाएगी, उस वैल्यू को उठाना और जहां पे आप जो रखे थे उसको पुट कर देना, आराम से आंसर हो जाया करेगा। बहुत सिंपल तरीके से आंसर होता है, ठीक है। तो क्या काम करना, कोई भी, चाहे x की वैल्यू निकालो चाहे y की वैल्यू निकालोगे, बस उसकी वैल्यू उठा के दूसरे में रखोगे और दूसरे से फिर एक वैल्यू मिलेगी, एक वैल्यू तो उठाकर कहीं भी रख दोगे। इसको अगर यहां पर भी रखते ना तब भी आंसर आ जाता, y की वैल्यू सही आता, यहां पे भी रखते तब भी सही आंसर आता, यहां पे रख दिया तब भी सही आंसर आएगा। लेकिन बेस्ट तरीका क्या है, आपका ये बना बनाया है तो इसमें रख दोगे तो और आसानी से मिल जाएगा। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है। उसके बाद हम एलिमिनेशन बताएंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताएंगे। सेम एक ही क्वेश्चन को पूरा सारे तरीके से कर दूंगा, मैं टेंशन मत लो। मैंने एक ही क्वेश्चन उठाया, ग्राफिकल किया, अब उसका एल्जेब्रिक का सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन कर दिया,
अभी जा रहे हैं एलिमिनेशन करने, सब तरीका बता रहा हूं कैसे करना रहेगा, वही फॉलो करना होगा, आराम से हो जाएगा। ठीक है, जब ये हो जाएगा उसके बाद फिर अलजेब्रिक मेथड में कैसे नेचर निकाला जाए कि भाई वो इंटरसेक्ट करेगा, उसके सोल्यूशन होंगे कि नहीं, कितने सोल्यूशन होंगे, वो सारी बातें मैं लास्ट में बताता हूं, टेंशन मत लो। अभी सब्स्टिट्यूशन ही तो खत्म हुआ है, अभी तो बहुत कुछ करना है यार। तो इसको मिटाता हूं मैं और लिख देता हूं कौन सा, एलिमिनेशन मेथड। तो सारा तरीका सब कुछ, सिर्फ मेथड अलग अलग है, चीजें तो वही है भाई। तो अभी यहां पर क्या लिख देता हूं मैं, नंबर 2 एलिमिनेशन मेथड। नंबर 2 कौन सा भाई, एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन से करता हूं, मैंने बोला ना भाई कि हर एक ही क्वेश्चन लूंगा, सारे एक डिफरेंट जितने भी होंगे पूरे सिलेबस को मुट्ठी में ले लेंगे, उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन जितने भी आए सबको सॉल्व करूंगा आराम से, आपको पता भी नहीं चलेगा क्या है इसमें, दम कुछ नहीं नजर आएगा, टेंशन मत लो। उसके बाद एलिमिनेशन मेथड से इसको करता हूं। तो सबसे पहले आपको एलिमिनेशन मेथड में ये टारगेट करना होगा कि चाहे x चाहे y किसी भी एक वेरिएबल को खत्म करना है। आपका टारगेट क्या होगा कि चाहे x चाहे y को एलिमिनेट करना है, उसको चाहे ऐड करके चाहे सब्ट्रैक्ट करके। अभी आपको समझा रहा हूं, यहां पर x या y किसी को एक टारगेट करो कि हमें उसको खत्म करना है, चाहे सब्ट्रैक्ट करके चाहे ऐड करके। अब उसका तरीका मैं बता रहा हूं। आपके पास इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और एक इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 आपके पास है, यू हैव। ठीक है, ये इक्वेशन है। अब अगर इसको x को यहां पे खत्म करने का मैं टारगेट करूं तो इस इक्वेशन को 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी 3x हो जाएगा, बाकी और चीजें मल्टीप्लाई होगा वो जाने दो। आप x को टारगेट अगर कर रहे हो तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इस इक्वेशन को तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 ऐसे लिखोगे। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर साथ साथ में लिख रहा हूं, आप लिखोगे, बहुत आसान सा तरीका है। किसी एक को टारगेट करोगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। अब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इक्वेशन है भाई, तराजू है, जितना इधर मल्टीप्लाई होगा उतना इधर मल्टीप्लाई होगा, बराबर होगा। तो 3 को x से करोगे तो ये हो जाएगा 3x, 3 को y से करोगे ये होगा 3y, 3 को 1 से करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 को 0 से करोगे 3 0 हो जाएगा। इसका इक्वेशन नंबर 3 मान लो। अब उसके बाद कुछ नहीं है, इक्वेशन 1 और 2 और 3 हमारा बचा, क्योंकि 1 को 3 में चेंज कर दिया हमने। अब क्या करोगे, फ्रॉम इक्वेशन, क्या ये ऐसे जाने दो, अभी क्या है, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड एक साथ में लिख दो पहले, हमेशा ऐसे टारगेट करना। 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इसको लिख दिया। उसके बाद ये इक्वेशन को लिख दिया करो। दिखने में सिर्फ ऐसा लग रहा है, बहुत आसान है, 3y प्लस 3 बराबर 0, ये इक्वेशन को लिख दिया। दिखने में सिर्फ ऐसे लिख दो भाई। इसका नाम क्या था, इक्वेशन नंबर सेकेंड, इक्वेशन नंबर 3, सिर्फ नाम के लिए ताकि पहचान रहे। अब क्या काम करना होगा, इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट, दो ही काम करना होता है एलिमिनेशन में, या तो ऐड करना पड़ेगा या तो सब्ट्रैक्ट। अब कैसे क्या करना होगा, आइडिया मिलेगा। देखो, हमने टारगेट इसको किया था x को खत्म करने का, तो जब साइन, जो साइन है इनका दोनों एक दिखेगा, जैसे यहां पर भी प्लस है यहां पर भी प्लस है, तो हमेशा उनको माइनस करोगे। क्या करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। अगर साइन यहां पे भी माइनस होता, यहां पे भी माइनस होता, तब भी सब्ट्रैक्ट करते। लेकिन अगर साइन एक प्लस मिले एक माइनस मिलता, सपोज जैसे यहां पे था प्लस और माइनस, तो ऐड करते। अब यहां पर सेम साइन दिख रहा है, तो क्या काम करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे। तो सब्ट्रैक्टिंग ऊपर फिर जगह में छोड़ के रखा था, फिर सब्ट्रैक्टिंग लिखोगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सा, 2 and 3, 2 और 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। लिखना ऐसा जरूरी है, इसलिए बोल रहा हूं। जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो बेटा सिर्फ साइन बदल जाता है, ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, बस इतना करना होता है। 3 में से 3 चला जाएगा, ये 0 बचेगा, 2 और प्लस 3 हो गया बेटा, माइनस नहीं रह गया, ये हो जाएगा 5y, और ये 12 और 3 15 हो जाएगा। देखो ना, 12 माइनस है और माइनस 3 माइनस 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो 5y इज इक्वल टू 15 इधर चला जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 15 डिवाइड बाई 5, मतलब y बराबर हो जाएगा 5 3 जा 15, तो y इज इक्वल टू 5 3 जा 15 हो जाएगा। क्या y बराबर 15 नहीं है? कोई ही मेथड, मैं बोला ना, कोई ही मेथड यूज करोगे काम खत्म।
अब y बराबर 3 जब आ गया तो y की वैल्यू कहीं भी रख दो, किसी भी इक्वेशन में उठा के रख दो, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पुट ऐसे लिख दिया, इसके बाद वाला पुट y इज इक्वल टू 3, कौन सा आसान इक्वेशन दिख रहा है 1, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन कौन सा 1, इक्वेशन 1 में y इज इक्वल टू 3 रख दो। तो y इज इक्वल टू 3 रखोगे तो x माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, देखो ना x माइनस 3 प्लस 1 बराबर 0। अब ये हो जाएगा माइनस 3 प्लस 1 माइनस 2, माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर आ गया 2। बेटा x बराबर 2 मिल गया, y बराबर 3। क्या ये आंसर नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। एलिमिनेशन मेथड खत्म। अगर चाहिए पहले टारगेट करना होगा, मैंने बोला ना पहले टारगेट करो, किसको खत्म करना है। इसको भी आप टारगेट कर सकते थे कि इसको खत्म करना है, तो क्या काम करते, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते, समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो ये 2y हो जाता, फिर यहां पर लिखते तो एक प्लस 2y एक माइनस 2y होता, तो ऐड करते, जब साइन अलग अलग हो तो ऐड करेंगे, ये खत्म हो जाता, x की वैल्यू मिल जाती, जब x की वैल्यू मिल जाती तो y की वैल्यू आपको इसमें रखते x की वैल्यू, तो y की वैल्यू मिल जाती। बहुत आसान सा है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड बहुत आसान है, जस्ट कौन सा आसान नहीं है, सब तो आसान है। ग्राफ भी आसान दिख रहा है यार, टेबल बनाना, सब्स्टिट्यूशन में तो सिर्फ x की वैल्यू उठाओ या y की वैल्यू उठाओ, दूसरी इक्वेशन में रखो, वहां से मिलेगा आंसर, खत्म। एलिमिनेशन में तो भाई एक को टारगेट करो और उसके बाद क्या काम करना है मैंने आपको तरीका बता दिया। कोई भी एक को टारगेट करो, उससे बराबर करो, अगर बराबर नहीं है तो उसके बाद उनको, अगर साइन सेम है, साइन उनका अगर आपस में सेम है तो उनको माइनस करो, और अगर साइन डिफरेंट है तो उनको प्लस करो। साइन सेम है तो माइनस करने पर क्या होता है, साइन बदल जाता है, ये प्लस था तो ये माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस, इतना सा करना होता है, कहानी खत्म एलिमिनेशन मेथड का। तो यहां पर फिर से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ गई। बताओ कुछ है अलग सा, कुछ है इसमें जो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो, बहुत भयंकर हो उसका, जो आपको बिल्कुल सर समझ में नहीं आ रहा है कुछ ऐसा? बिल्कुल नहीं है, टेंशन मत लो। फिर से सेम क्वेश्चन को फिर से करते हैं भाई, सेम क्वेश्चन को, कौन सा मेथड, अभी कौन सा मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड से करता हूं, ठीक है। उस पर आपका एक एक्सरसाइज है 3.5 एक्सरसाइज, 3.3 का सब्स्टिट्यूशन था, 3.4 पे एलिमिनेशन था, 3.5 पे कौन सा है हमारा, क्रैमर है, मतलब क्रैमर रूल बोलो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड बोलो या डिटरमिनेंट मेथड बोलो, सब एक ही नाम है, ठीक है। क्रैमर साइंटिस्ट था जिसने वो मेथड निकाला था, तो क्रैमर के नाम पे बोलो, या क्रॉस मल्टीप्लाई होता है इसलिए उसका नाम सीबीएसई में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी बोलते हैं या डिटरमिनेंट मेथड बोलते हैं, तो सब एक ही, टेंशन नहीं है, एक ही बात है। तो तीसरे मेथड से मैं कर रहा हूं, वो क्या है भाई, वो है हमारा क्रॉस, आपके सिलेबस में यही नाम है, मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, या इसी का नाम क्या है भाई, क्रैमर्स रूल। चूंकि क्रैमर साइंटिस्ट था, उसने ऐसा किया था, ये उसने तरीका बताया था, या इसी का नाम डिटरमिनेंट मेथड है, ठीक है, डिटरमिनेंट मेथड। तो डिटरमिनेंट मेथड भी एक ही नाम है, तो ये सब एक ही नाम है, इस नाम से आपके इसमें आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूं। आपके पास इक्वेशन है, सोल्यूशन स्टार्ट करता हूं मैं, सिंपल, कुछ नहीं करना है, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, और ये है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है। क्या काम करना होगा, बराबर तरीके से लिखना होगा, इसको मैं तरीका बता रहा हूं, इसको अच्छे से एक के ऊपर एक लिखने की कोशिश करो। क्यों ऐसा मैं समझा रहा हूं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, ऐसा हमने लिख दिया, ठीक है। हमारे पास दो इक्वेशन हो गई, ओके। अब क्या काम करना है, तरीका बता रहा हूं। x के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई जब नहीं रहे तो 1 लिख दिया करें, ये 1 लिख दिया करें, x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई है 3 है, यहाँ x के साथ कौन सा मल्टीप्लाई है 2 है, बाकी चीजें खत्म, सिंपल हो गया। अब क्या काम करना होगा, ऐसे सिर्फ एक एरो बनाना है, कहां से, ऐसे स्टार्ट करना है और ऐसे लेके आना है। अब आप समझ में आ जाएगा मैं क्या करना चाहता हूं, टेंशन मत लो यार। अब आपको क्या काम करना है, यहां पर लिखना है सिर्फ जहां से शुरू किए थे 1 और ये y का कोफिशिएंट, यहां पे क्या काम करना है, y का कोफिशिएंट यहां पे -1 है, -1 लिखा, और उसके नीचे जस्ट 2 इसका कोफिशिएंट, दूसरी इक्वेशन का कोफिशिएंट, y से स्टार्ट करना है, y का कोफिशिएंट -1 और इधर y का कोफिशिएंट 2 है, ऐसे लिखा। उसके बाद फिर 1 में जाएंगे, c वाला, ये a b c होता था ना, इसमें जाएंगे 1
और यहाँ पे जाएंगे -12। उसके बाद फिर देखो ना, पहले हमने स्टार्ट कहाँ से किया, यहाँ से, फिर इधर जाएगा 1 -12 लिखा, फिर इधर आ गया 1 और इधर क्या है 3 ऐसे लिखा। फिर से जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं से फिर से खत्म कर दोगे 1 -1, 2 हमेशा ऐसे लिखोगे। अब ये दिखने के लिए, आपको लिखने के लिए आसान मतलब डिफिकल्ट होता है अभी, तो क्या लिखोगे यहाँ पर सॉल्यूशन में, यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, मल्टीप्लिकेशन मेथड ऐसे लिख दोगे आप, बड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं। यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो ये एक जनरल सी बात है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हम जा रहे हैं यूज करने। तो क्या काम करेंगे भाई, ऐसे एरो बना देंगे आपको समझने के लिए, y के साथ क्या कोएफिशिएंट है वो लिखेंगे, फिर इधर y के साथ क्या लिखा है नीचे, जैसे ये लिखा हुआ है ना सेम x y को छोड़कर पूरा कॉपी कर देंगे, लेकिन यहां से कॉपी करेंगे -1, 2, फिर 1, -12, फिर 1, 3, फिर जहां से स्टार्ट किए थे -1, 2, उसके बाद यहां पर लिखोगे x, यहां पर लिखोगे y, यहां पर लिखोगे 1, इतना ही सा करना है हमेशा। उसके बाद ये इधर क्रॉस, ये इधर क्रॉस, ये इधर क्रॉस, ये इधर क्रॉस, फिर ये इधर क्रॉस, ये इधर क्रॉस, ऐसे हमेशा काम करोगे। दिखने में अजीब सा दिखेगा लेकिन डर नहीं रहेगा, टेंशन नहीं लेना, कुछ भी टेंशन नहीं रहेगा, ऐसे कर देना। अब यही चीज ये x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन, अभी क्या काम करना है, यहां पर सेम बात लिख देना है। आपको समझाने के लिए मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्टेप बढ़ा रहा हूं। तो ये क्या काम करना, x अपॉन, अब यहां पर -1, 2 और 1, -12, थोड़ा सा अच्छा स्टेप बन जाएगा इसलिए। उसके बाद इज इक्वल टू, यहां पे साइन लगाना, इज इक्वल टू y अपॉन 1, -12, -1, -12 ये लिख दिया। उसके बाद 1, 3, अब इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, 3, ये तो सेम रहता है देखो, फिर 1, 3 ये सेम रहेगा, और फिर -1, 2। मतलब मैंने क्या किया, कुछ नहीं, सिंपल इसका पूरा x अपॉन ये पूरा छाप दिया, y अपॉन ये पूरा और 1 अपॉन ये पूरा मैंने यहां पे लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिखने में अजीब सा लगता है, आसान सबसे ज्यादा, कोई भी क्वेश्चन हो आसानी से निकल जाएगा। अब देखो, हमेशा इसको इससे मल्टीप्लाई करना होता है, हमेशा डिटर्मिनेंट होता है ना, ये डिटर्मिनेंट का मतलब क्या है बेटा, ये डिटर्मिनेंट होता है। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, इस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, चाहो तो आप इसको अलग से ऐसे डिटर्मिनेंट बोल सकते हो। तो ये आप तो बहुत पहले से जानते हो, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। देखो 12 को 1 से करेंगे, यहां पर देख लो, चाहो तो ये स्टेप भी ना लिखो, चाहो तो डायरेक्ट x अपॉन उसके बाद यहां पे लिख दो, ठीक है। मैंने टॉपर का पेपर देखा हुआ, उसने तो डायरेक्ट यहां से इसको लिखा ही नहीं, उसने डायरेक्ट x अपॉन ये लिखा डायरेक्ट। लेकिन आप चाहो तो पूरा क्या है, पूरा लिखो, एक स्टेप और बढ़ा दो तो अच्छा लग रहा है। 12 को 1 से करोगे मल्टीप्लाई तो -12 इंटू -1, उसके बाद ये एक ब्रैकेट में डालना, फिर माइनस, याद रखना हमेशा इसको इससे मल्टीप्लाई करना, जो भी आएगा उसके बाद माइनस लिखना कंपलसरी है, ये माइनस लिखना 100% लाजिम है, माइनस लिखना। अब फिर शुरू करना, 2 1 जा 2, 2 इंटू 1 खत्म, इज इक्वल टू y अपॉन, अब फिर किससे का मल्टीप्लाई करोगे, 1 इंटू 3, 1 इंटू 3 ऐसे लिखना, ब्रैकेट लगाना, माइनस लिखना कंपलसरी, उसके बाद 12 इंटू 1 तो -12 इंटू 1 ऐसे लिख देना। बहुत आसानी से, कहीं गलती नहीं होगा जब ऐसा करोगे, तब एक स्टेप बढ़ जाएगा लेकिन आंसर आने में गलती नहीं होगा। फिर 2 को 1 से करोगे, 2 इंटू 1, फिर माइनस लगाओगे, हमेशा लाजिम है, फिर 3 इंटू -1, उसके बाद कहीं गलती होगा ही नहीं, क्योंकि ये हो जाएगा x अपॉन -12 -1 हो जाएगा 12 माइनस 2 1 जा 2, ये हो जाएगा ऐसे, और ये हो जाएगा y अपॉन 1 3 जा 3 माइनस 12 1 जा 12, तो -12 आ जाएगा, तो 12 माइनस और -3 माइनस और -12 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कभी भी याद रखना, जब माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा -3, तो ये -3 मैंने लिख दिया उस ब्रैकेट में, 3 इंटू -1 है ना, तो -3 हो जाएगा। अब एक लाइन और बढ़ा दिया हमने, ठीक है, यहां पर कर दे रहा हूं, तो यहां पर हो जाएगा x अपॉन 12 माइनस 2 तो हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा 12 प्लस 3 हो जाएगा, देखो माइनस माइनस है ना, तो y अपॉन 12 प्लस 3 मतलब कितना हो जाएगा 15, 12 3 15,
इज इक्वल टू 1/2 माइनस माइनस 3 है। देखो माइनस और ये माइनस जाएगा तो इसको प्लस कर देगा, तो माइनस माइनस कभी ऐसा नजर आए तो प्लस हो जाता है, तो 2 + 3 हो जाएगा 5, तो 1/5। अब आपको क्या काम करना रहेगा, एक बार x/10 इज इक्वल टू 1/5 ले लेना और एंड y/15 इज इक्वल टू 1/5 ले लेना, ये 1/5 ले लेना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10, तो x बराबर हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 5, मतलब 2 आ गया आंसर। देखो x बराबर 2 आ गया आंसर, 5 2 10। यहाँ पर 5y इज इक्वल टू 15, 5y इज इक्वल टू 15 इंटू 1 या 15, तो y बराबर हो जाएगा आपका 15 डिवाइड बाई 5, तो हो जाएगा 3, 5 3 जा 15 ना भाई, तो आपका ये भी आंसर 5 2 जा, ठीक है क्या, y बराबर 3 आ गया आंसर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसा लगा सर? बहुत डिफिकल्ट नजर आ रहा था, है क्या? कुछ नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया, ऐसे अरेंज कर लेना, फिर ऐसे x y, उसके बाद फिर यहां से शुरू करना, ये हमेशा ठीक है, हमेशा ये 3x प्लस ऐसे नीचे नीचे एकदम लिखना, कौन सा 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2 है, ऐसे आराम से, तो टेंशन नहीं होगा, इसका कोएफिशिएंट चालू करना, ऐसे आराम से पूरा क्वेश्चन की ध्वजिया बिगाड़ दोगे। ये तो मैंने एक स्टेप बढ़ा दिया जानबूझकर, ठीक है, चाहो तो आप डायरेक्ट यहां से x/ ये माइनस कंपल्सरी है, ये लिखो, फिर ये y डिवाइड बाई ये इंटू ये लिखो, फिर ये 1/ ये हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। सारी चीजें माइनस प्लस का ध्यान देना, अक्सर लोग गलती करते हैं, इतना ही करना है, सिंपल। एक स्टेप और चाहो तो मैंने बढ़ा के बताया ताकि आपको और ज्यादा आसानी से समझ में आए, यहाँ पे बार बार देखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और इसलिए इसका डिटरमिनेंट है, चूंकि यहाँ पे डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है, इसलिए इसका क्रैमर है, चूंकि क्रैमर ने आइडिया दिया था, तो तीनों नाम सही है भाई, तो ठीक है, काम खत्म हुआ। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ये क्वेश्चन आराम से वैल्यू सेम आई कि नहीं, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन लिया है ताकि आपको वैल्यू आपको पता चल जाएगा ना भाई कि क्वेश्चन रॉन्ग नहीं हो रहा है, आंसर सेम आ रहा है ना, मतलब सब कुछ सही चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग राइट, ठीक है। अब मैं बताने जा रहा हूं शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, जो आपको सिर्फ आंसर आपका चेक करने के लिए होगा कि यार जो आप किए हो क्या सच में सही है, तो वो उसके लिए बेटा इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर एग्जामिनेशन, ये सिर्फ कंपटीशन के लिए लागू हो सकता है, शॉर्ट ट्रिक याद रखना, लेकिन कहीं गलती से एग्जाम में मत लगाना। एग्जाम में अगर आप ये रूल लगा रहे हो शॉर्ट ट्रिक, तो आप क्या है, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो समझ ही नहीं पाएगा आप कर क्या रहे हो। तो शॉर्ट ट्रिक जो है वो आपको एग्जाम में नहीं लगाना है, कंपटीशन का कोई क्वेश्चन कोई एग्जाम दोगे तो उसमें लगाना, या फिर आपके क्वेश्चन को चेक करने के लिए, तसल्ली करने के लिए आप आसानी से, ठीक है, उससे उसका यूज कर सकते हो। तो सेम क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से कैसे किया जाए भाई, तो देखो बहुत आसान तरीका है यार, सिंपल क्या काम करना है, पहले इक्वेशन लिख देनी है, x - y + 1 = 0 और ये 3x + 2y - 12 = 0, सिर्फ इक्वेशन लिख देनी है नीचे। उसके बाद सिंपल तरीका क्या अपनाना है आपको, ये x ऐसे लिखना है, उसके बाद यहां पर x के साथ क्या कोफिशिएंट है, y के साथ क्या है 1 है भाई, इसको आपस में मल्टीप्लाई करना, 1 2 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, लेकिन यहां पे -1 है, तो -3 × -1 -3 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा। उसके बाद फिर हमेशा माइनस लगाओगे, फिर इनको आपस में देखोगे, -12 - 1 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, डायरेक्ट मैंने लिख दिया, -12 - 1 12, फिर माइनस लिखना कंपलसरी, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा = 0, 2 को 1 से करेंगे 2, क्या काम करेंगे भाई, इसको इससे, फिर इसको इससे आपस में ऐसे ऐसे क्रॉस की तरह यार, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस लगाया, उसके बाद इनको इनसे मल्टीप्लाई किया, माइनस, फिर कंपलसरी लगाना, फिर ब्रैकेट लगाना है, और उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है, = 0। सिंपल तरीका अपनाना है, कुछ नहीं मैं टेंशन लेना है। ये 2 - -3 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये -12 में से 2 चला जाएगा, 10 हो जाएगा, = 0, तो 5x = 10 नहीं हो जाएगा, इधर चला जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 10 डिवाइड बाई 5, मतलब 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो x की वैल्यू आ गई 2, तो x की वैल्यू 2 आसानी से आ गई, ज्यादा टेंशन ही नहीं पालना पड़ा, आसानी से x की वैल्यू 2 आ गई, ठीक है। x की वैल्यू 2 आ गई, तो कहीं भी इक्वेशन में रख दो अभी, तो y की वैल्यू मिल जाएगी,
तो आसानी से ये एक शॉर्ट ट्रिक से किया जा सकता है। ये जो शॉर्ट ट्रिक बना हुआ है कहीं ना कहीं क्रैमर्स या जो अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पर बेस्ड है, लेकिन बहुत आसानी से आंसर आ जाया करेगा। कोई भी क्वेश्चन निकालना हो सिंपल तरीका है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है, एक्स लिख दो, फिर माइनस लिख दो और दूसरे ब्रैकेट में इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, सेम तरीका, और उसके बाद कहानी खत्म। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इससे मल्टीप्लाई किया और इज इक्वल टू 0 लिख दिया, जैसा इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं, कहानी खत्म, सिंपल, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। बहुत आसान है, लेकिन प्लस माइनस की अगर गलती अक्सर लोग करते हैं तो उससे बचकर रहना, ऐसी गलती मत करना कि प्लस माइनस की गलती हो जाए। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैंने बताया ताकि आपको क्वेश्चन चेक हो जाएगा कि आंसर सही है कि नहीं सही है। उसके बाद मैं बताने जा रहा हूं नेचर अलजेब्रिक मेथड से नेचर कैसे पता लगाएगा। मैंने बोला है भाई कि आपके दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक सोल्यूशन निकालना और दूसरा नेचर निकालना। नेचर निकालना ग्राफिकल मेथड से, सॉल्यूशन निकालना ग्राफिकल मेथड से। नेचर निकालना अलजेब्रिक मेथड से, सॉल्यूशन निकालना अलजेब्रिक मेथड से। मैंने अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन भी निकाला और नेचर भी निकाला, और ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन भी निकाला और आपको नेचर भी बताया। अभी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्यूशन भी बता रहा हूं, बता दिया मैंने, पूरा खत्म कर दिया भाई। एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रैमर्स रूल, शॉर्ट ट्रिक सब बता दिया। उसके बाद अभी जा रहे हैं बताने क्या भाई, नेचर बाय अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से कैसे पता चलेगा कि भाई कितने सॉल्यूशन है उसके, कोई भी इक्वेशन दे रखी है उसके कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक होगा, कंसिस्टेंट होगा कि नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, सारी बातें बताने जा रहे हैं बाय अलजेब्रिक मेथड। तो अभी हम लोग क्या बताने जा रहे हैं भाई, पार्ट नंबर 2 अलजेब्रिक मेथड का ही, नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कौन सा? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल। ठीक है, तो नेचर ऑफ लीनियर इक्वेशन विद 2 वेरिएबल जो मैंने लिखा था वही मैं कंप्लीट करने जा रहा हूं। तो नेचर कैसे पता चलेगा? आप जानते हो कि जनरल फॉर्म जो हमारा इक्वेशन का होता है, एक जनरल फॉर्म, शुरुआत में ही मैंने यही शुरू किया है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरा इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, जहां पे abc कोई नंबर है यार, कोई कांस्टेंट नंबर है, 1 2 3 4 5 कुछ भी नंबर होंगे। ठीक है, तो नेचर के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है, अगर चेक करना होगा सबसे पहले क्या करना होगा, इफ, ऐसे लिखना, इफ, यहां पे लिख बता रहा हूं मैं, जैसा बोल रहा हूं वैसा फॉलो करना, 1 सेकंड में नेचर बता दोगे, आपको ग्राफ बनाकर चेक करना, कट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब अगर a1 डिवाइड बाई a2 बराबर हो जाए b1 अपॉन b2 के बराबर ना रहे, तो अगर कभी ऐसी सिचुएशन, चलो जाने तो भाई, अभी लिख दे रहा हूं मैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीसरा कंडीशन, इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, हमने पहले से लिखा हुआ है। ठीक है, जब a1 अपॉन a2 बराबर ना रहे b1 अपॉन b2 के, a1 अपॉन a2 मतलब यहां पर 1 है, यहां पर 1 है और ये 3 है और ये 2 है, तो यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, तो a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। अगर बराबर ना रहेगा तब वो नेचर उसका होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा भाई? यूनिक सॉल्यूशन, याद रखना। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं रहेगा, बस सिर्फ इतना ही आपको इक्वेशन में चेक कर लेना है, इसका कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट डिवाइड कर देना आपस में। अगर आपस में बराबर नहीं है, समझ जाना यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब वो इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। क्या करेंगे भाई? इंटरसेक्ट करेंगे, दो ग्राफ आपस में क्या करेंगे? इंटरसेक्ट करेंगे। यूनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? इंटरसेक्ट करते हैं, और या इसी का नाम कंसिस्टेंट दे दोगे, कंसिस्टेंट, बहुत सिंपल। अगर a1 बराबर a2 रहे, लेकिन b1 a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 रहे, लेकिन c1 अपॉन c2 ना रहे, मतलब ये इसका कोफिशिएंट x का और ये x का कोफिशिएंट, इनको डिवाइड करो, y का कोफिशिएंट डिवाइड करो, ये दोनों बराबर रहे, लेकिन c1 अपॉन c2 उसके बराबर ना रहे, मतलब ये जो 0 देखो 1 है और ये 12 है, इनके आपस में बराबर ना रहे, ये दोनों आपस में बराबर हो लेकिन ये इसके बराबर ना रहे, तो ऐसी सिचुएशन में
ये जो लाइन होगा ये कहलाएगा क्या भाई, नो सोल्यूशन, इनका कोई सोल्यूशन ही नहीं होगा, क्योंकि ये सब क्या होंगे, दोनों लाइन पैरेलल जाएगी, पक्का है। ये कैसा जाएगा भाई, दोनों इक्वेशन जो होगी वो 100% पैरेलल जाएगी, 100%। दो जो लाइन होगी दोनों लाइन पैरेलल जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। क्या, इनकंसिस्टेंट। क्यों, क्योंकि अगर a1/a2 इक्वल हो जाए, b1/b2 इक्वल हो जाए, लेकिन c1/c2 इक्वल ना रहे, तो दोनों लाइन आपस में ऐसे पैरेलल ही चली जाएगी, तो ये कोई इसका सोल्यूशन ही नहीं होगा, वो इनकंसिस्टेंट होगा, और वो दोनों लाइन क्या होगा, आपस में पैरेलल जाएंगी। लेकिन ऐसा सिचुएशन हो जाए कि a1/a2 भी बराबर हो b1/b2 के, और c1/c2 भी बराबर हो, दो सब के सब आपस में बराबर हो, ये इनका कोएफिशिएंट डिवाइड करो, आपस में सब बराबर हो जाए, तो उस वक्त क्या हो जाएगा, मेनी सोल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, मेनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। और मेनी सोल्यूशन मतलब ये हुआ कि ये कोइंसिडेंट करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, कोइंसाइड करेंगे, मतलब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ जाएगी। हमने जैसे ग्राफिकल में बताया था, ये आपस में लाइन कोइंसाइड कर जाएगी, तो मेनी सोल्यूशन हो जाएगा, इसलिए इसको हम लोग कंसिस्टेंट भी बोलेंगे। तो कंसिस्टेंट, चाहे यूनिक सोल्यूशन हो चाहे मेनी सोल्यूशन, उसका नाम कंसिस्टेंट होगा। और कंसिस्टेंट कब नहीं होगा, जब नो सोल्यूशन होगा। ये आपको आसानी तरीके से बिना ग्राफ बनाए हुए चेक कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए इसको बताना था भाई, इसकी यूनिक सोल्यूशन होंगे या मेनी सोल्यूशन होंगे या नो सोल्यूशन होंगे, तो आप क्या काम करना होता है, इक्वेशन को ऐसे लिख देना होता है, x माइनस वाई था ना, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन लिख दो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। अब x के साथ क्या मल्टीप्लाई है 1, y के साथ यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई है 1, ऐसे लिख देना। अब क्या काम करना, यहाँ पर a1 बराबर क्या है भाई, यहाँ पर देखो ये a1 है, यहाँ पे ऐसे लिख दो यार, ये a2 है, ये b2 है, ये c2 है, और ये क्या है हमारा a1, और ये क्या है b1, और ये क्या है c1। अब क्या काम करना है, a1/a2 चेक करना है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 चेक करना है। सबसे पहले ये चेक करना है, a1 मतलब 1, a2 मतलब 3 चेक करना है भाई, b1 मतलब -1 डिवाइड बाई b2 मतलब 2। वैसे ही देख लो ये आपस में बराबर नहीं है, c1 c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1/3 कभी -1/2 के बराबर हो सकता है क्या, तो ये बराबर ही नहीं है, इसलिए क्या होगा, तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 यहां पर, इसीलिए ये इक्वेशन ये क्या होगा, यूनिक सोल्यूशन होगा। इसके सोल्यूशन क्या होंगे भाई, यूनिक सोल्यूशन होगा, ठीक है, या कंसिस्टेंट होगा, या इंटरसेक्ट करेंगे आपस में। क्यों चेक करना होगा, बहुत आसानी से फौरन चेक कर लोगे, बहुत आसानी से। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, और सारे एग्जांपल्स बताता हूं मैं, इसी से रिलेटेड बताता हूं मैं। तो तीन ही पॉसिबिलिटी हो सकती है नेचर चेक करने का, 1 2 3, बस बहुत आसान है। कैसे, आपको एक क्वेश्चन और बता दे रहा हूं, मैंने तो वही क्वेश्चन मैंने लिया, उसका नेचर इससे भी बताया कि यूनिक सोल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, इंटरसेक्ट करेगा। कैसे, ये अलजेब्रिक मेथड है, अलजेब्रिक मेथड बहुत आसान होगा, ग्राफ नहीं बनाना पड़ेगा, आसानी से सब हो जाया करेगा। जैसे मैं कोई एक और इक्वेशन लेता हूं, अभी तो मैंने इसका काम खत्म कर दिया ना भाई, 2019 की धुजिया तो उड़ गई कि नहीं उड़ी, सारे इक्वेशन, सारे तरीके से, सारा नेचर, सब कुछ आ गया, ठीक है। अभी तो बहुत कुछ करना है, टेंशन मत लो, अभी पूरे एग्जामिनेशन में जितने क्वेश्चंस हैं उसको सुपर फास्ट मेथड से करेंगे यार, क्योंकि आपको तरीका तो मालूम हो गया, बार बार वही क्वेश्चन करेंगे, सब आ जाएगा। बाद में एक्सरसाइज करूंगा, मैं बोला थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन चीजें पूरी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कोई इक्वेशन ले लिया, सपोज 2x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, और इक्वेशन लिखा हुआ है 2x, यहां पर लिखा है 4x प्लस 6y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मैं बोलूं यार इसको सॉल्व करोगे, ग्राफ बनाओ, तो ये कैसा बनेगा, ये इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल जाएगा आपस में, या कोइंसाइड कर जाएगा, कैसे बताना है, तो पहले ग्राफ बनाओगे फिर बताओगे, ये नहीं करना पापा, टेंशन मत लो। क्या काम करना है, इसका a1 बराबर, इसका a2 बराबर, इसका b1, इसका b2, इसका c1, इसका c2 ले लिया, ठीक है। a1 बराबर कितना है भाई 2, ऐसे लिख देना, ठीक है। a2 बराबर कितना है 4, फिर यहां पर b1 बराबर कितना है भाई, यहां पर 3, और c1 बराबर कितना है भाई, ऐसे लिख दो, मैं तो बोल रहा हूं ऐसे लिख दो यार, a1, फिर इसके बाद b1 बराबर लिख दो 3,
फिर C1 लिख दो 5, फिर A2 बराबर 4, ऐसे लिख दिया करो एग्जामिनेशन में भी। B2 बराबर क्या है भाई 6 और C2 बराबर कितना है 10। अब आपस में डिवाइड कर दो उनको। A1 अपॉन A2 चेक करना है इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 चेक करना है, C1 अपॉन C2 चेक करना है भाई, आपस में चेक करना है। 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 3 अपॉन 6 इज इक्वल टू 5 अपॉन 10। पहले चेक करना है पूरा, अब इसमें चेक करना होगा ये क्राइटेरिया में कौन आ रहा है। अब ये 2 अपॉन 4 इसको मैं यहां पे लिख रहा हूं, 2 अपॉन 4, 2 1 2, 2 2 4, 1 अपॉन 2 आ जाएगा। 3 अपॉन 6 1 अपॉन 2 आ जाएगा। 5 अपॉन 10 1 अपॉन 2 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, सब 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2 आ गया, तो A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, और वही बराबर है C1 अपॉन C2 के। तो आप समझ जाना कि जब एक में एक ही A1 B1 C1 उनका रेशियो अगर बराबर आ गया तो इसके क्या सोल्यूशन होंगे भाई। अब इस इक्वेशन के मेनी सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और ये कंसिस्टेंट करेगा, ये कंसिस्टेंट होगा और ये आपस में लाइन कोइंसाइड करेगी। इसका ग्राफ बना के देखो, चेक करो 100% ये लाइन आपस में कोइंसाइड कर जाएगी, मतलब एक के ऊपर एक लाइन चढ़ जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। तो आप ग्राफ बनाकर इसको देखोगे या सिंपल एक बचकानी से हरकत 2 मिनट का काम है, चेक कर लो। A1 अपॉन A2 अगर नहीं होता B1 अपॉन B2 के, समझ जाते यूनिक सोल्यूशन। अब अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर होता लेकिन C1 अपॉन C2 अलग आ जाता तो समझ जाओ कि भाई उसकी सोल्यूशन ही नहीं होता, वो पैरेलल होते लाइन आपस में। जैसे एग्जांपल के लिए कुछ नहीं, मैं सिर्फ इतना ही चेंज कर दूं, सारा ये समझ में आ गया ना। मैंने एक यूनिक सोल्यूशन समझा दिया, एक अभी बता दिया कोइंसाइड कर गया मेनी सोल्यूशन। सिर्फ यही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, सब कुछ वैसे रहने दे रहा हूं, सारा कहानी वैसे। अभी क्या काम कर रहा हूं मैं, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं, देखो क्या कर रहा हूं मैं चेंज। यहां पर मैं कर दे रहा हूं 3, सिर्फ 3 कर दे रहा हूं। तो ये हमारा जो C2 है वो 3 आ गया, C2 है वो हमारा 3 आ गया। अब एक बात बताओ खुद, ये तो मिल गया 2 अपॉन 4 मतलब 1 अपॉन 2, ये हो गया 3 अपॉन 6 मतलब 1 अपॉन 2, लेकिन ये 5 अपॉन 3 है। तो A1 अपॉन A2 बराबर है B1 अपॉन B2 के, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो ये तो आपस में बराबर है, लेकिन जो बराबर नहीं, ऐसे लिख देंगे माइनस, बराबर नहीं है भाई। तो यहां पर क्या पता चला, क्या क्राइटेरिया मिला कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के तो बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर नहीं है। तो A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के बराबर तो रहे, लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर जब ना हो तो ऐसी सिचुएशन में नो सॉल्यूशन होता है, कोई सॉल्यूशन ही नहीं रहेगा, या पैरेलल लाइन होंगे, दोनों के दोनों पैरेलल होंगे, दोनों लाइन आपस में पैरेलल जाएंगे और ये इनकंसिस्टेंट होगा। एक ही साथ कई बात बोल सकते हो। बता भाई ये समझ में आया कि नहीं। अगर ये इतनी बात समझ में आ गई हो ना, 1 मार्क 2 मार्क्स का क्वेश्चन सील कर दो। अभी तो मैंने स्टार्ट ही नहीं किया यार, अभी तो जस्ट आपको मेथड बता रहा हूं। जितने देर में लोग बकवास करते हैं, समझाते हैं, इधर उधर टाइम पास करते हैं, उतने देर में हमने पूरे चैप्टर के साथ खेल दिया है, ठीक है। उतने देर में लोग क्या करते हैं, अभी टाइम पास करते हैं, बताते हैं ये लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कैसे समझोगे एलिमिनेशन मेथड। हमने क्या किया, एक ही क्वेश्चन को उसके ग्राफिकल मेथड से नेचर सॉल्यूशन, अलजेब्रिक मेथड से नेचर सॉल्यूशन, सब कुछ बता दिया। अब आप अगर इतना सिर्फ इससे कॉन्सेप्ट दिमाग में रख लो, पूरा चैप्टर का क्वेश्चन हो जाएगा, मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन मुझे तो सब कुछ बताना ना भाई। अभी स्टार्ट करते हैं एग्जामिनेशन में आए हुए एक एक क्वेश्चन पूरा मैं सॉल्व करता हूं। बताओ भाई सारी चीज क्लियर हुई कि नहीं। एक एक क्वेश्चन में करता हूं। सबसे पहले 1 मार्क 2 मार्क्स 3 एंड 5 मार्क्स के क्वेश्चंस करता हूं, उसके बाद एक्सरसाइज में आऊंगा। जब एक्सरसाइज में एंट्री करूंगा ना तो आपको लगेगा सर क्यों बता रहे हो एक्सरसाइज, क्योंकि सारी चीजें तो आपने पहले एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चन सब बता दिया है, ठीक है। तो आसानी से निकलता जाएगा, टेंशन ना लो।